लुहांस्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी, MiG-29 फाइटर जेट से हमला किया है। AASM हैमर से रूसी सेना के बेस पर अटैक किया। रूस का हथियार डिपो भी तबाह हो गया है। लुहांस्क में यूक्रेन का हमला, रूसी सेना का बेस तबाह। देखिए आप। इधर रूस और नाटो की जंग छिड़ने की आशंका लगातार बढ़ रही है, क्योंकि रूस ने तीसरे नाटो देश के एयरस्पेस में अपने फाइटर जेट भेज दिए हैं। 19 सितंबर को एस्टोनिया की राजधानी तालिन तक रूस के MiG-31 के जेट पहुंचे और इन जेट्स पर मिसाइलें लोड थी। पोलैंड के बाद रूस का टारगेट एस्टोनिया बना है। रूस के इस कदम को अमेरिका और यूरोप के देशों ने नाटो के धैर्य की परीक्षा कहा। एस्टोनिया ने इस घुसपैठ के बाद कहा कि रूस बार बार युद्ध भड़काने की मंशा से कदम उठा रहा है और इसके साथ ही रूस के राजदूत को भी तलब किया गया है। हालांकि रूस ने घुसपैठ से इनकार किया। अब यह डर बढ़ रहा है कि कभी भी बाल्टिक देशों पर हमला हो सकता है। देखिए आप। एस्टोनिया की राजधानी तालिन में अचानक एयर रेड अलर्ट के सायरन गूंजने लगे। लोगों को बम शेल्टरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया। वजह थी तालिन के रडार पर नजर आने वाले रूस के फाइटर जेट। ये रूसी जेट बहुत तेजी के साथ तालिन की तरफ बढ़ रहे थे और इनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑफ थे। रूसी पायलटों ने जेट अटैकर पोजीशन में रखे थे और एक दूसरे से बात करते हुए सुपरसोनिक स्पीड से तालिन की ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही मिनट के अंदर तालिन में हॉटलाइन की घंटियां गूंजने लगी। ब्रसेल्स के नेटो मुख्यालय पर भी फोन की घंटियां बजने लगी। ब्रसेल्स ने तालिन को तुरंत एक्शन लेने की सलाह दी और उसके बाद तालिन में जो हुआ वो आसमान पर लाखों आंखों ने देखा। इधर तालिन की तरफ रूस के 3 MiG-31 के जेट बढ़ रहे थे। तालिन के आसमान पर रूसी जेट पहुंचते ही नाटो एयरफोर्स एक्टिव हो गई। इटली के 2 F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और इसके साथ ही स्वीडन के 3 JAS-39 जेट एयरबॉर्न हो गए। तालिन के ऊपर आसमान में इनका आमना सामना रूस के 3 जेट्स के साथ हुआ और इस इंटरसेप्शन के बाद रूस के जेट्स डिफेंडिंग पोजीशन में आ गए। 12 मिनट तक एस्टोनियाई एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद रूस के फाइटर जेट लौट गए, लेकिन इसके बाद सभी नाटो देशों को अलर्ट कर दिया गया। सवाल यह है कि रूस के जेट इतनी आसानी से कैसे एस्टोनिया की राजधानी तक पहुंच गए। एस्टोनिया की राजधानी रूसी सीमा से 180 किलोमीटर दूर है। एस्टोनिया को रूसी जेट की जानकारी तभी मिली जब वो तालिन के करीब पहुंच गए। राजधानी समंदर के किनारे पर है और रूस के जेट बाल्टिक सागर से तालिन की तरफ आए थे। सवाल यह है कि नेटो के अर्ली वार्निंग सिस्टम देर से क्यों एक्टिवेट हुए। राष्ट्रपति ट्रंप से जब इस घुसपैठ पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। रूस इस साल 4 बार एस्टोनियाई एयर स्पेस का उल्लंघन कर चुका है। चौथी बार में उसके जेट एस्टोनिया की राजधानी के करीब तक पहुंच चुके हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री दोविलिस सकालियाना ने कहा है, 3 रूसी जेट का तालिन पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि ऑपरेशन ईस्टर्न संतरी बहुत पहले शुरू होना था। नेटो सीमाओं की टेस्टिंग रूस बड़े इरादे के साथ कर रहा है, हमें इसे समझना होगा। रूसी जेट पहुंचने के बाद एस्टोनिया ने EU, नेटो और अमेरिका को इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही एस्टोनियाई सरकार ने नेटो के आर्टिकल 4 पर चर्चा का विचार शुरू कर दिया है। एस्टोनिया ने नेटो से आवेदन किया है कि आर्टिकल 4 पर चर्चा शुरू की जाए। आर्टिकल 5 लागू करने के लिए पहले आर्टिकल 4 पर चर्चा होती है। इस चर्चा में नेटो देश सहमत हुए तो रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए आर्टिकल 5 लागू करने का विकल्प खुल जाएगा। यानी रूस के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है।
फिलहाल एस्टोनिया ने तालिन में तैनात रूस के राजदूत को तलब किया है। राजदूत से वायु सीमा के उल्लंघन पर सवाल पूछे गए। हालांकि रूस ने कहा है कि उसके जेट्स ने एस्टोनियाई वायु सीमा में घुसपैठ नहीं की है। रूस ने कहा है कि उसके जेट्स अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में थे। ईयू ने रूस की इस रणनीति पर कड़ी आपत्ति जताई है। ईयू विदेश विभाग की प्रमुख काया कल्लस ने कहा है कि यह बहुत खतरनाक है, इसके विनाशक परिणाम हो सकते हैं। यूरोप के देश अब तक अपना एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाकर नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की हिफाजत का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब आवाज उठने लगी है कि बिना अमेरिका के रूस को रोकना मुश्किल है। इसीलिए ईयू ने कहा है कि नेटो के पूर्वी छोर पर अमेरिकी वायुसेना की तैनाती करके ही रूस को रोका जा सकता है। ईयू ने अमेरिका से अपील की है कि रूस को नहीं रोका गया तो युद्ध टाला नहीं जा सकता। इसलिए रूसी घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका को खुद नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक की कमान संभालनी होगी। यूरोप के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर बाल्टिक देशों में अमेरिका के F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट और B-2 बॉम्बर्स तैनात कर दिए जाएं, तो रूस को रोका जा सकता है, क्योंकि रूस अमेरिकी वायुसेना के साथ सीधे टकराव का खतरा मोल नहीं लेगा। लेकिन सवाल यह है कि यूरोप से दूरी बना रहे ट्रंप क्या अपनी सेना को बाल्टिक देशों में तैनात करेंगे? क्योंकि आज ही ट्रंप प्रशासन ने बाल्टिक देशों में सेना तैनात करने से इनकार कर दिया। पोलैंड के बाद रूस का टारगेट लिथुआनिया बना और अब एस्टोनिया। रूस बार बार नेटो सीमा में अपने जेट और ड्रोन्स भेजकर यह चेक कर रहा है कि उसके पड़ोसी देश युद्ध के लिए कितने तैयार हैं। रूस का प्लान नेटो की तैयारी के बारे में जानना और उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करना है। इसी के साथ यूरोप पर यह भी दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अगर वो यूक्रेन की मदद करता रहा तो युद्ध सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। ट्रंप उस समय यूरोप और नेटो देशों को झटका देने जा रहे हैं जिस वक्त रूस और यूरोप में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस की तरफ से यूरोप पर रोजाना खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस वक्त रूसी सेना यूक्रेन में अपने अंतिम लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है, उसी वक्त यूरोप के देशों पर हमला करने की तैयारी भी की जा रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन में अब जिस नई रणनीति के तहत हमले वो कर रही है, उससे ये माना जा रहा है कि यूक्रेन में पुतिन के लक्ष्य बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे और इसके बाद पुतिन रूसी साम्राज्य विस्तार का अभियान भी शुरू कर सकते हैं। यूक्रेन में अब विनाश के 15 सेक्टर बनने जा रहे हैं। यूक्रेन विजय के लिए पुतिन का अंतिम चैप्टर लॉन्च हो गया है। इस वॉर ब्लूप्रिंट पर रूसी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। पुतिन के दस्तखत के साथ ही रूसी सेना का विनाशक प्रयोग शुरू हो गया है। (16 सितंबर 2025) इसी तारीख को TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बता दिया था कि अब पुतिन को रोकना नामुमकिन है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूस को बड़ी चोट पहुंचाई है। लेनिनग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से एक रिफाइनरी पर हमला किया है, लेकिन इस प्रहार के बाद पुतिन के क्रोध का शिकार अब बहुत बन रहा है यूक्रेन। कीव में लगातार धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में भीषण हमलों की शुरुआत हो चुकी है। 4 दिन पहले जो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष ने दिखाई थी, अब वही सच साबित हुआ है।
जंग में पहली बार पुतिन ने वॉर रूम में 24 घंटे से ज्यादा मीटिंग की। पुतिन ने यूक्रेन के लिए खुद ब्लूप्रिंट तैयार किया। पुतिन ने वॉर ब्लूप्रिंट आर्मी के सबसे बड़े अफसर वेलारी ग्रासिमोव को सौंपा। अब पुतिन के आदेश पर वेलारी के नेतृत्व में ही रूसी सेना यूक्रेन का दहन कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने यूक्रेन में 579 और 41 मिसाइलों की बरसात की, यानी 620 ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर यूक्रेन को बुरी तरह से दहला दिया। रूस ने यूक्रेन को 15 सेक्टर में बांट दिया है। अब पुतिन सेना यूक्रेन में सेक्टर वाइज ही हमले कर रही है। तो रूसी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पुतिन सेना यूक्रेन में अब क्या कर रही है, उसे आप समझिए। रूस यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा करना चाहता है उन्हें अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया। यूक्रेनी धरती का यह बंटवारा नई रणनीति के तहत किया गया है। यह बंटवारा हमले और कब्जे के लिए किया गया है। अब रूस यूक्रेन में इन्हीं सेक्टर के हिसाब से सेक्टर वाइज हमले कर रहा है। पिछले 5 दिनों से रूसी सेना यूक्रेन में इसी रणनीति के तहत विध्वंसक अटैक कर रही है। पुतिन और उनकी सेना रोजाना यूक्रेन में नए इलाकों को जला रही है। यह माना जा रहा है कि इस हमले के जरिए रूसी सेना अपने उस लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है जिसके लिए करीब 3.5 साल पहले जंग छेड़ी थी। देखिए रूस ने यूक्रेन की धरती पर अपने कई टारगेट लॉक कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन की धरती को 15 सेक्टर में बांटा है। अब एक एक कर सभी सेक्टर में तबाही मचाई जा रही है। रूसी सेना हर रोज नए सेक्टर पर हमले कर रही है। इस बार रूस ने सबसे भीषण बमबारी उस सेक्टर में की है जिसमें नीप्रो आता है। नीप्रो में रूसी सेना ने 40 ड्रोन और 6 मिसाइलों से जबरदस्त धावा बोला। नीप्रो में रूस के सीरियल ड्रोन अटैक से कई इमारतों में आग लग गई। नीप्रो के पाव्लोराद में रूस ने यूक्रेन के पावर स्टेशन को जला दिया। नीप्रो में रूस के हमले की वजह से कई जगहों पर बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई। नीप्रो में ताबड़तोड़ विस्फोट से यूक्रेन की कई कंपनियां बर्बाद हो गईं। रूस ने KH-101 मिसाइलों से हमला किया तो मिकोलेव में यूक्रेनी फोर्स के ठिकाने ध्वस्त हो गए। मिकोलेव में यूक्रेन के ऊर्जा सेक्टर से जुड़े कई ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। रूसी सेना ने मुख्य रूप से उसी सेक्टर को निशाना बनाया जिसमें नीप्रो है, लेकिन इसके अलावा भी यूक्रेन के कई शहरों में हमले किए। ओडेसा, चेरकासी, पोल्तावा, सुमी, खार्किव, चेरनिहिव, इवानो फ्रैंकोविस्क, लवीव और टेर्नोपिल भी रूस के ताबड़तोड़ विस्फोट से दहल गए। रूस ने इन जगहों पर हमले यूक्रेनी फोर्स को भ्रमित करने के लिए किए। इन हमलों की आड़ में ही नीप्रो सेक्टर में जबरदस्त तबाही मचाई गई।
यूरोप और नेटो के प्रतिबंधों के बाद भी पुतिन का बारूदी अभियान नहीं रुक रहा है। ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी है, लेकिन पुतिन पर इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा है। माना जा रहा है कि अब पुतिन उस लक्ष्य को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए इस जंग को 3 साल पहले शुरू किया गया था। यानी अब पुतिन का लक्ष्य एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण है जिसमें यूक्रेन का एक बड़ा भूभाग शामिल होगा। जाहिर है अब यूक्रेन की जमीनें तभी बच सकती हैं जब उसकी सुरक्षा करने खुद ट्रंप की सेना मैदान में उतरे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुतिन के कोप से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर यूपी की राजधानी से है। यहां पर लखनऊ में तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला। लखनऊ के कैंट इलाके में कई लोगों को तेज रफ्तार थार ने कुचल दिया। अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई का इलाज जारी है। नशे में था ये थार चालक युवक। हादसे के बाद थार छोड़कर युवक फरार हो गया जो ड्राइवर था। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये पूरा वाकया, पूरी घटना सामने आई है जहां पर तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। लखनऊ के कैंट इलाके का ये पूरा मामला है जहां पर तेज रफ्तार थार ने कई लोगों को कुचला है। बताया जा रहा है कि एक युवक जो कि नशे की हालत में था वो इस थार गाड़ी को चला रहा था और उसने कई लोगों को कुचल दिया। अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई लोगों का इलाज जारी है, कुछ की हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। हादसे के बाद जो थार चालक है, जो युवक है, वो गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। तो ये तस्वीर आपके सामने है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर यह बड़ा और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। खार्किव में रूस का एयर अटैक, फैब 500 बम से हमला किया गया। यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह हुआ है। खार्किव में रूस की तरफ से स्ट्राइक की गई यूक्रेनी सैन्य ठिकाना इसमें खाक हो गया। एस्टोनिया में घुसपैठ को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि रूसी फाइटर जेट पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी वायुसेना ने पोलैंड की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। रूस के फाइटर जेट बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे। बीते 10 दिनों में ऐसा तीसरी बार है जब रूस ने पोलैंड की सरहद को लांघा। रूस के इस ऑपरेशन को पोलैंड पर हमले से पहले एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल है कि क्या पोलैंड वर्ल्ड वॉर 3 का एपिसेंटर बनने वाला है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। 19 सितंबर की शाम गल्फ ऑफ गदांस्क में मौजूद पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म पर कर्मचारी रोज की तरह तेल और गैस खनन में व्यस्त थे। समंदर की लहरों और मशीनों के शोर के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक यहां फाइटर जेट्स की आवाज सुनाई देने लगी जो हर सेकंड बीतने के साथ तेज होती जा रही थी। ये फाइटर जेट पोलैंड की समुद्री सीमा में मौजूद पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म के बेहद करीब पहुंचे। एक वक्त के लिए यहां मौजूद सभी लोगों की सांसें थम गईं। क्योंकि ये फाइटर जेट पोलैंड के दुश्मन रूस के थे। पोलैंड का दावा है कि रूसी फाइटर जेट ने पोलैंड की समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। यह रूस का लो फ्लाइंग ऑपरेशन था जिसमें 2 रूसी फाइटर जेट पोलैंड की समुद्री सीमा में दाखिल हुए और पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म के ऊपर से उड़ान भरी। रूस के इस एक्शन से यूरोप में खतरे की घंटियां बजने लगी। इससे पुतिन के ऑपरेशन यूरोप का हिस्सा माना जा रहा है। दावा है कि इसके जरिए रूस ने पोलैंड की समुद्री सुरक्षा का जायजा लिया और उसके रडार्स को परखने की कोशिश की। दरअसल बीते 10 दिनों में ऐसा तीसरी बार है जब रूस ने पोलैंड की सीमा में घुसपैठ की।
इससे पहले 2 बार रूसी ड्रोन पोलैंड का लैंड बॉर्डर पार कर चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है जब रूसी फाइटर जेट्स ने पोलैंड के जल क्षेत्र में एंट्री की। बाल्टिक सागर में पोलैंड के पास लाल रंग से जो इलाका नजर आ रहा है, यह पोलैंड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। यह पूरा समुद्री इलाका पोलैंड के कंट्रोल में आता है। यहां पोलैंड के कई पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। इनके जरिए वो तेल और गैस निकालता है। इसके पास मौजूद रूसी क्षेत्र कैलिनग्राद है। दावा इस बात का कि यहां से रूस के 2 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये फाइटर जेट सीधे पोलैंड के समुद्री इलाके में दाखिल हो गए। यहां पर फाइटर जेट्स ने कुछ ही मिनट में उड़ान भरी और उसके बाद रूसी फाइटर जेट पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। दावा इस बात का है कि फाइटर जेट इन प्लेटफॉर्म्स के बेहद करीब पहुंच गए। फाइटर जेट और इनके बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम रह गई थी, जबकि इलाका नो फ्लाइंग जोन में आता है। इस दौरान रूसी फाइटर जेट बेहद ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। देखिए आप। समुद्री क्षेत्र में रूस की घुसपैठ ने पोलैंड की टेंशन बढ़ा दी है। इसे लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने रूस को चेतावनी देते हुए कहा, पोलैंड इस खतरे को टालने के लिए काफी हद तक तैयार है, लेकिन हमें अभी यूक्रेन से बहुत कुछ सीखना है, खासकर ड्रोन और मिसाइलों को लेकर। हमें यह समझना होगा कि इन हथियारों का इस्तेमाल कहां करना है। टस्क के इस बयान को पुतिन के लिए धमकी माना जा रहा है। दावा है कि इशारों इशारों में टस्क ने साफ कर दिया है कि अगर रूस ने पोलैंड पर हमला किया तो वो ठीक यूक्रेन के स्टाइल में रूसी ठिकानों को टारगेट करेंगे। पुतिन के आदेश पर रूसी सेना लगातार ईस्टर्न यूरोप में घुसपैठ कर रही है, जिससे नेटो देशों की टेंशन हाई है। ट्रम्प के दूत कीथ केलॉग का दावा है कि पुतिन इसके जरिए नेटो की प्रतिबद्धता और संकल्प का टेस्ट ले रहे हैं। अगर ये सब एक साथ होता तो शायद इससे दुर्घटना कह सकते थे, लेकिन ये एक परीक्षा है, आपकी प्रतिक्रिया का टेस्ट है। आपको पुतिन को एक विस्तारवादी शक्ति की तरह देखना होगा। वो रूसी साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। इतिहास पर नजर डालिए, 1 इंच दोगे वो मील ले लेंगे। केलॉग ने यह भी साफ किया कि यूरोप और रूस के बीच जारी गेम के सारे कार्ड नेटो के हाथ में है। पुतिन का कोई भी एक्शन रूस के लिए बड़ी गलती साबित होगा। इधर पोलैंड ने रूस से महासंग्राम की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड ने रूसी सीमा से लगते इलाकों में फाइटर जेट्स की तैनाती शुरू कर दी है। साथ ही टैंक और सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है। पोलैंड की इस तैनाती को रूस के खिलाफ नेटो के ऑपरेशन सेंट्री का हिस्सा माना जा रहा है, जिसे इस घुसपैठ के बाद और तेज कर दिया गया है। पूर्वी यूरोप के देशों में नेटो एयरफोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसकी शुरुआत पोलैंड और रोमानिया से की गई है। रूस की घुसपैठ को देखते हुए नेटो ने ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री शुरू किया है और इसकी शुरुआत पोलैंड और रोमानिया से की गई है। सरहद की निगरानी और सुरक्षा के लिए चेक रिपब्लिक की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजे गए, जिन्हें पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। वहीं ब्रिटेन टाइफून फाइटर जेट भेज रहा है। ये फाइटर जेट भी पोलैंड और रोमानिया की सरहद पर तैनात होकर सुरक्षा और निगरानी का जिम्मा संभालेंगे। डेनमार्क, रोमानिया और पोलैंड में अपने F-16 फाइटर जेट भेजेगा और इसके साथ ही बाल्टिक सागर में फ्रिगेट युद्धपोत भी भेजे जाएंगे। फ्रांस सुरक्षा और निगरानी के लिए राफेल फाइटर जेट भेजने वाला है, तो वहीं जर्मनी 2 टाइफून जेट भेजने की तैयारी में है। एक जेट रोमानिया तो एक पोलैंड में मोर्चा संभालेगा। यूरोपीय देशों में रूस की घुसपैठ को एक्ट ऑफ वॉर माना जा रहा है। यही वजह है कि यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल यूरोप अब यह मान चुका है कि रूसी राष्ट्रपति की सीज फायर में कोई दिलचस्पी नहीं। वो हर हालात में युद्ध जारी रखना चाहते हैं और पुतिन अब हद से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के चीफ रिचर्ड मूर ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन की शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है।
लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक का दावा कर लिया है। अगर पश्चिम ने हिम्मत नहीं हारी तो वो झुक जाएंगे। पुतिन दुनिया से और अपने लोगों से झूठ बोल रहे हैं। MI6 चीफ के इस बयान को पोलैंड में हुई घुसपैठ का जवाब माना जा रहा है, जिससे साफ है कि यूरोप किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि यूरोप की कोशिश अब भी सीधी जंग से दूर रहने की है। वो यूक्रेन के जरिए रूस को झुकाना चाहता है। इसे लेकर एक नया प्लान तैयार किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप यूक्रेन की मदद के लिए वैकल्पिक मार्ग पर विचार कर रहा है। यूक्रेन में मिलिट्री इंडस्ट्री में अरबों डॉलर निवेश करने की तैयारी में है, ताकि यूक्रेन अपने दम पर रूस के खिलाफ जंग लड़ सके। यूक्रेनी हथियारों के जरिए यूरोपीय सेना भी मजबूत की जा सके। यूरोप की तैयारियों के बीच रूस अपनी सबमरीन की मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा है। रूस ने नॉर्थ पैसिफिक में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जिसने 250 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट किया। साफ है, रूसी राष्ट्रपति अब इस जंग को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रखना चाहते। पुतिन पूर्वी यूरोप को युद्ध के दायरे में लाना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों में महायुद्ध की वजह बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन के युद्ध में अब रणनीति बहुत तेजी के साथ बदल गई। रूस ने हथियार के निर्माण में तेजी लाई है, ताकि इस सर्दी के दिनों में यूक्रेन को पीछे धकेला जा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जिस रणनीति के तहत रूस पर हमला शुरू किया, वो विंटर वॉर में रूस को हथियारों से नुकसान पहुंचाने के बजाय घरेलू मोर्चे पर पुतिन के खिलाफ बगावत को भड़का सकते। लेकिन यह संभव कैसे है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। विंटर वॉर के लिए यूक्रेन की तरफ से बढ़ रही घुसपैठ और लंबी दूरी के हमले को देखते हुए रूस ने जिस व्यूह की रचना की है, उसमें घातक हथियारों के साथ तैनाती पहला चरण है। लेकिन यूक्रेन के अटैकिंग पैटर्न से जो संकेत मिल रहे हैं, वो रूस की सैन्य तैयारी से भी घातक है। ज़ेलेंस्की का वॉर प्लान तय विंटर में घमासान। इस समय रूस पर यूक्रेन ने लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियार लॉन्च करके रूस के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। खासतौर पर एनर्जी के उन केंद्रों पर जिनको नुकसान पहुंचने के बाद जल्द से जल्द रिकवरी आसान नहीं होगी। इनमें रूस की 2 प्रमुख रिफाइनरी सारातोव और नोवोकोइबिशेवस्क शामिल हैं। इनमें सारातोव रिफाइनरी में गैसोलीन, डीजल और दूसरे 20 से ज्यादा ज्वलनशील ईंधन का उत्पादन होता था, तो वहीं दूसरी तरफ नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी में भी गैसोलीन, डीजल और कई दूसरे प्रकार के ज्वलनशील ईंधन बनाए जाते थे। हालांकि इन रिफाइनरीज के निर्माण क्षमता को देखकर कोई भी इसे रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाला हमला मान सकता है, क्योंकि इनमें सारातोव रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर दूर है, जिसकी क्षमता 72 लाख टन कच्चे तेल की है। तो वहीं नोवोकोइबिशेवस्क रिफाइनरी यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है, जिसकी क्षमता 88 लाख टन कच्चे तेल की है, जिस पर हुए हमलों को रूस के युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले ईंधन की आपूर्ति नष्ट करना माना जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की युद्ध योजना यहीं तक सीमित नहीं है। रणनीति है पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर मोर्चा खुलवाना। आपने बिल्कुल सही सुना, यूक्रेनी सेना रूस के एनर्जी सेक्टर को नष्ट करने के लिए हमले कर रही है। इन हमलों में रूस के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने की योजना है, ताकि अगले 6 महीने तक रूस अपने तबाह हुए एनर्जी सेक्टर की मरम्मत भी ना कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो सर्दी में ऊर्जा की आपूर्ति रूस के अंदर ठप हो जाएगी, जिससे रूस के अंदर पुतिन के खिलाफ बगावत का मोर्चा खुल सकता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सर्दी में रूस के अंदर ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा होती है।
जिसकी आपूर्ति न होने पर पुतिन के खिलाफ आक्रोश फूटना तय है, जिसका प्रमाण है सारातोव की तेल रिफाइनरी पर हुआ ड्रोन से हमला। इस हमले को यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ने अंजाम दिया है, जिसमें सारातोव रिफाइनरी का लोडिंग रैक क्षेत्र नष्ट हो गया। रिफाइनरी आग के गोले में बदल गई, जिसकी मरम्मत अब अगले 6 महीने तक पूरी होने का अनुमान है। हालांकि इस हमले में किसी यूनिट को नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए संभव है कि यहां फिर से हमले हों। और यह दावा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि नोवोकोइबेशेवस्क रिफाइनरी में भी यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च किए थे, जिससे रिफाइनरी में रखे तेल में आग लग गई। और ये नोवोकोइबेशेवस्क पर कोई पहला हमला नहीं था, बल्कि इससे पहले 10 मार्च को भी यहां हमला हो चुका है। और ये हमले आगे भी रुकेंगे नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने खुद हमलों का ऐलान करके सभी को चौंका दिया है। ज़ेलेंस्की के इस बयान से कुछ और संकेत भी साफ मिल रहे हैं। संकेत है विंटर वॉर के लिए रूस में एजेंट्स की एंट्री। यानी रूस पर हमलों के बीच यूक्रेनी एजेंट घुसपैठ करेंगे, लेकिन ये एजेंट्स रूस के अंदर बैठकर हमले नहीं करेंगे, बल्कि यही एजेंट्स एनर्जी संकट को रूस में मुद्दा बनाएंगे और सर्दियों में हाई डिमांड के दौरान बगावत की आग भड़काएंगे। हालांकि ये एक अनुमान है, लेकिन ये अनुमान पुख्ता इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जिस पैटर्न में यूक्रेन के हमले जारी हैं, वो अनुमान को खुद पुष्ट करते हैं। रोस्तोव क्षेत्र में यूक्रेन ने 8 से ज्यादा शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। कुर्स्क में भी यूक्रेन ने 19 FP2 कामिकाज़ी ड्रोन दागे हैं, जिसमें रूसी मरीन कोर की 810वीं ब्रिगेड का ठिकाना नष्ट हो गया। जबकि ओक्रेन्स्क पर ड्रोन से हमला करके यूक्रेन ने रूस की रूबिकॉन यूनिट नष्ट कर दी। हालांकि इसके अलावा भी यूक्रेन ने रूसी सेना को टारगेट बनाकर भीषण हमले किए हैं, जिसमें उसे सफलता भी मिली और यूक्रेनी सैनिक रूस की सीमा के दिशा में आगे भी बढ़ गए, जिससे साफ पता चलता है कि जल्द ही धमाकों के साथ रूस में घुसपैठ होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन को यह कामयाबी मिली कैसे? जवाब है यूरोप और अमेरिका की मदद से। इसमें अमेरिकी कंपनी शील्ड एआई ने यूक्रेनी आयरन बेली के साथ मिलकर लंबी दूरी का स्ट्राइक ड्रोन D4 बनाया है, जिसकी उत्पादन गति 500 से 1000 यूनिट प्रति माह है। वहीं यूक्रेन ने यूरोप की मदद से अंडर वाटर ड्रोन टोलोका TLK 1000 भी तैयार कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। और इन्हीं का इस्तेमाल यूक्रेन रूस में विद्रोह भड़काने के प्रथम चरण यानी एनर्जी सेक्टर पर हमले से कर रहा है। जिसका जवाब रूस ने अभी दिया तो नहीं है, लेकिन हथियार निर्माण की बढ़ाई गई गति बता रही है कि पुतिन यूक्रेन को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जंग शुरू होने के 2 महीने के बाद ही रूस ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जो अभी तक बरकरार है। लेकिन IAEA को डर इस बात का है कि ज़ापोरिज़िया प्लांट पर रूस का कब्जा यूरोप में रेडिएशन बवंडर ला सकता है। ऐसे में IAEA ने रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया और इसमें 62 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसमें रूस को प्लांट का नियंत्रण यूक्रेन को सौंपने के लिए कहा गया। देखिए ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की जमीन पर मौजूद वो हिस्सा जो रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसे लेकर 62 देशों ने रूस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। कोशिश है ज़ापोरिज़िया प्लांट का कंट्रोल रूस से लेकर यूक्रेन को सौंपने का।
दरअसल IAEA ने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में रूस से प्लांट का कंट्रोल छोड़ने का आह्वान किया गया है। प्लांट से रूसी सैनिकों को तत्काल वापस बुलाने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी रूसी कर्मचारियों को भी प्लांट छोड़ने के लिए कहा है। प्रस्ताव में प्लांट का कंट्रोल यूक्रेन को सौंपने की बात कही गई है। इस पर करीब 62 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी, फिजिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स इन यूक्रेन शीर्षक वाले इस प्रस्ताव को पास करने की वजह यूरोप में मंडराता रेडिएशन का खतरा माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट में IAEA कर्मचारियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस ने ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट में नया बांध बनाया था। ये बांध रिएक्टर को ठंडा रखने वाले एक तालाब में बना है, जो जल स्तर को लगभग 14 मीटर पर बनाए रखेगा, ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखने में कोई समस्या पैदा ना हो। रूस ने IAEA की टीम को बांध तक जाने पर रोक लगा दी थी। रूस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने IAEA की निरीक्षण टीम को ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर की जांच से भी रोक दिया था। IAEA की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी, क्योंकि प्लांट के इस हिस्से से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिली थी। यानी रूस लगातार ZNPP में IAEA की पहुंच को कम कर रहा है, जिसे लेकर IAEA महानिदेशक राफेल ग्रॉसी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बांध का निरीक्षण IAEA के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु लीकेज को रोका जा सके। लेकिन रूस अपनी जिद पर अड़ा है। ऐसे में अब IAEA इस प्रस्ताव के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि प्लांट में होने वाली किसी भी अनहोनी की आशंका को खत्म किया जा सके। हालांकि रूसी राष्ट्रपति IAEA के किसी भी प्रस्ताव को मानेंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल डॉनबास में बिजली सप्लाई के लिए ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा बनाए रखना रूस के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में पुतिन ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर कब्जा कभी नहीं छोड़ने वाले। यूक्रेन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार ज़ैपोरिज़िया प्लांट के आसपास हमले करता रहता है, ताकि न्यूक्लियर लीकेज का डर दिखाकर यूरोप और IAEA को रूस पर दबाव बनाने के लिए मजबूर कर सके। और यूक्रेन अपने इस प्लान में कामयाब भी होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजरायली सेना जिस तरह से गाजा में नरसंहार कर रही है, उससे न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के कई देश नाराज हैं। यूरोपीय देश तो इतने भड़क गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने जा रहे हैं। यूरोपीय देशों का यह कदम ना तो ट्रंप को पसंद आ रहा है, ना ही नेतन्याहू को। यूरोप के इस फैसले से क्रोधित नेतन्याहू ने पूरे गाजा का इजरायल में विलय करने का अभियान शुरू कर दिया। एक के बाद एक धमाके और कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ तबाह। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही हैं। ये उसी गाजा की तस्वीर है जो इस वक्त नेतन्याहू के बारूदी क्रोध का शिकार हो रहा है। गाजा में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाकों की गूंज से जर्रा जर्रा थर्रा रहा है।
इजराइल ने एक बार फिर हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। एक के बाद एक बम दागे। ये तस्वीरें उसी धमाके की हैं। अचानक इजराइल के एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया और गाजा पर बमों की बरसात शुरू हो गई। इजराइल का दावा है कि उसके फाइटर जेट्स ने उन इलाकों पर हमला किया जहां हमास के अड्डे हैं। गाजा में इजराइल ने जबरदस्त बारूदी वर्षा की शुरुआत तब की जब ट्रंप ने नेतन्याहू को 53,000 करोड़ रुपए के हथियार देने की तैयारी कर ली। ट्रंप और पेंटागन से हथियार सप्लाई के संकेत मिले तो इजराइल ने गाजा में नॉन-स्टॉप बमबारी शुरू कर दी। नेतन्याहू और उनकी सेना के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं क्योंकि अमेरिका ने यूएनएससी में हमले रोकने के खिलाफ वीटो कर दिया। इसी के बाद से इजरायली सेना ने गाजा में नए सिरे से तबाही मचानी शुरू कर दी। गाजा सिटी में इजरायली हमले से भयावह रक्तपात हो रहा है। 12 घंटे में 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में मारे जा रहे हर 16 में से 15 लोग आम नागरिक हैं। एक तरफ बमबारी और दूसरी तरफ भुखमरी से लोग दम तोड़ रहे हैं। अब जान बचाने के लिए गाजा के लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे देशों में भाग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 5 लाख लोग गाजा से पलायन कर चुके हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस समेत यूरोप के कई देश फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। गाजा में नरसंहार से भड़के चीन ने तो इजराइल पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप भी बुरी तरह बौखला गए हैं। इस बौखलाहट का परिणाम गाजा के बेकसूर लोग भुगत रहे हैं। हर रोज दर्जनों की संख्या में बड़े बूढ़े, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।